सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं राजेश चौधरी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल मंच है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इसे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं देश के करोड़ों मेहनतकश कर्मचारियों, पेंशन धारकों, रिटायर्ड जवानों और उन परिवारों की जिनकी पूरी जिंदगी सरकारी व्यवस्था के भरोसे चलती है। दोस्तों, आज का यह प्रसारण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, बिजली का बिल आम आदमी की कमर तोड़ रहा है और दूसरी तरफ देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारक अपने हक, अपने एरियर, अपने महंगाई भत्ते और अपनी पेंशन को लेकर सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई उन उम्मीदों पर खरी उतर रही है या फिर हर बार की तरह सिर्फ घोषणाएं और इंतजार ही कर्मचारियों और पेंशनरों के हिस्से में आ रहे हैं। अभी आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस विवरण को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो हर केंद्रीय कर्मचारी, हर पेंशनर और हर परिवार के लिए जानना बेहद जरूरी है। हैश इस वक्त की मुख्य समीक्षाएं और बड़ी खबरें। एरियर पर 8% ब्याज का सच। बिना विधिक या अदालती आदेश के पेंशन वितरण एजेंसियों द्वारा लेट एरियर पर स्वतः ब्याज मिलना संभव नहीं। केवल आरबीआई मास्टर सर्कुलर के तहत विशेष परिस्थितियों में आवेदन पर ही विचार संभव। आगामी डीए-डीआर के संकेत। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के शुरुआती आंकड़ों में 0.6 अंकों की बढ़त के साथ महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 62% होने का आधार तैयार। भविष्य में 64% तक पहुंचने की संभावना। 8वें वेतन आयोग की प्रमुख मांगे। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा पेंशन को पूर्णतः टैक्स फ्री करने, कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने और ईपीएस 95 के तहत पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव। दिल्ली हाईकोर्ट का विधिक निर्णय। कानूनी रूप से वैध पहली शादी और बिना तलाक के की गई दूसरी शादी को अमान्य ठहराते हुए कोर्ट ने दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन के अधिकार से बाहर किया। चिकित्सा भत्ते एफएमए में संशोधन की मांग। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को वर्तमान के 1 से 0 रुपए से बढ़ाकर 3000 से 5000 रुपए प्रति माह करने और सुदूर क्षेत्रों में ईसीएचएस सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया से लेकर पेंशनर संगठनों तक हलचल मचा दी है। मामला है डीए और डीआर एरियर पर 8% ब्याज मिलने की खबरों का। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की थी। पहले डीए और डीआर 58% था जिसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर मिलना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ असली समस्या वहीं से शुरू हुई जहाँ हमेशा होती है। किसी को समय पर पैसा मिला, किसी को देरी से, तो किसी को अभी तक इंतजार करना पड़ा। कई पेंशनरों ने शिकायत की कि बैंक और पेंशन वितरण एजेंसियों ने समय पर भुगतान नहीं किया। अब सोचिए, एक बुजुर्ग पेंशनर जिसकी पूरी जिंदगी उस पेंशन पर निर्भर है, जिसे दवाई खरीदनी है, घर चलाना है, बच्चों की मदद करनी है, अगर उसकी पेंशन या एरियर समय पर नहीं आएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। इसी नाराजगी के बीच खबर वायरल होने लगी कि अब देरी से भुगतान होने पर 8% वार्षिक ब्याज मिलेगा। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने तो हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि कितना ब्याज मिलेगा, कितना अतिरिक्त पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको भावनाओं से ज्यादा वास्तविकता समझनी होगी। सच्चाई यह है कि सामान्य परिस्थितियों में सरकार या पेंशन वितरण एजेंसियां लेट हुए एरियर पर स्वतः ब्याज नहीं देती। चाहे स्पर्श पोर्टल हो, बैंक हो, डीपीडीओ हो या कोई अन्य एजेंसी, नियम यही कहता है कि आपको मूल एरियर का भुगतान किया जाएगा, लेकिन उस पर अतिरिक्त ब्याज तभी मिलेगा जब कोई कानूनी आदेश हो। यानी अगर कोई पेंशनर कोर्ट में जाता है, कोर्ट ये मानता है कि भुगतान में अनुचित देरी हुई है और फिर अदालत ब्याज देने का आदेश जारी करती है, तभी संबंधित विभाग को ब्याज देना पड़ सकता है, वरना सामान्य नियमों के तहत ब्याज मिलना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। आरबीआई का मास्टर सर्कुलर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ निर्देश दिए हैं कि पेंशन का भुगतान महीने के आखिरी कार्य दिवस पर हर हाल में होना चाहिए। अगर बैंक इसमें देरी करता है तो पेंशनर ब्याज का दावा कर सकता है, लेकिन यहाँ भी एक प्रक्रिया छिपी हुई है। बैंक अपने आप आपके खाते में ब्याज नहीं डालेंगे, आपको आवेदन देना होगा, आरबीआई सर्कुलर की कॉपी लगानी होगी और बैंक प्रबंधन के सामने पूरा मामला रखना होगा, तब जाकर मामला आगे बढ़ेगा। यानी बुजुर्ग पेंशनर पहले पेंशन के लिए परेशान हो, फिर बैंक के चक्कर लगाए, फिर आवेदन करे, तब कहीं जाकर कुछ दिनों का ब्याज मिले। सवाल यही है कि आखिर इस व्यवस्था में इंसानियत कहाँ है। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या इस बार डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में कितना फर्क पड़ेगा। देखिए, अभी तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़ों में 0.6 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
अब अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो मौजूदा डीए 60% से बढ़कर 62% तक पहुंचने का संकेत दे रहा है। यानी शुरुआती आंकड़ों में ही 2% की बढ़ोतरी का आधार बन चुका है। अब आने वाले आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर अगले महीनों में भी महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो डीए और डीआर में कुल 4% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। इसका मतलब होगा कि 60% डीए सीधे 64% तक पहुंच सकता है। अब जरा सोचिए, जिस दौर में गैस सिलेंडर, दूध, दवाई, सब्जियां और बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस दौर में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कितनी बड़ी राहत साबित हो सकती है। लेकिन साथ ही एक सवाल और खड़ा होता है, क्या सिर्फ 4% बढ़ोतरी से आज की महंगाई का सामना किया जा सकता है? क्या यह पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि बाजार में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उसके मुकाबले डीए की बढ़ोतरी बहुत छोटी दिखाई देती है। यही वजह है कि अब 8वें वेतन आयोग को लेकर मांगे तेज हो चुकी हैं। और दोस्तों, इस बार मांगे सिर्फ वेतन बढ़ाने की नहीं है, इस बार मांगे उस पूरी व्यवस्था को बदलने की हैं जो वर्षों से कर्मचारियों और पेंशनरों को सीमित राहत देती रही है। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा हाल ही में जो मांग पत्र भेजा गया है उसने प्रशासनिक स्तर पर विमर्श बढ़ा दिया है। मांग की गई है कि पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। आखिर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी देश की सेवा की, नौकरी की, टैक्स दिया, सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाए? दूसरी बड़ी मांग है कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल किया जाए, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में पेंशनर लंबे समय तक कटौती झेलते रहते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी मांग यह है कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए, यानी रिटायर्ड कर्मचारी को अधिक सम्मानजनक जीवन दिया जाए। अब जरा सोचिए, आज के दौर में बहुत कम पेंशन में कोई बुजुर्ग अपना इलाज, घर खर्च और दवाइयां कैसे संभालेगा? यही वजह है कि पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार तेज हो रही है। दोस्तों, महंगाई भत्ते के फॉर्मूले पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान फॉर्मूला पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं रह गया है। बाजार में वास्तविक महंगाई कहीं ज्यादा है, लेकिन डीए सिर्फ 2 या 3% बढ़ता है। अगर खाने पीने की चीजें 20% महंगी हो जाएं, दवाइयां 15% महंगी हो जाएं, लेकिन डीए सिर्फ 2% बढ़े, तो क्या यह कर्मचारियों के साथ न्याय है? यही कारण है कि मांग उठ रही है कि डीए और डीआर के फॉर्मूले में बड़ा संशोधन किया जाए, ताकि हर 6 महीने में 5 से 7% तक की वास्तविक राहत मिल सके। क्योंकि जब तक महंगाई की असली मार को नहीं समझा जाएगा, तब तक कर्मचारी और पेंशनर सिर्फ आंकड़ों में राहत पाते रहेंगे, जिंदगी में नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसने हजारों परिवारों के बीच बहस छेड़ दी है। मामला दूसरी पत्नी और फैमिली पेंशन का था। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर पहली शादी कानूनी रूप से वैध है और तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। एक सेना अधिकारी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी ने फैमिली पेंशन की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत पहली पत्नी ही वैध पत्नी मानी जाएगी। दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि दूसरी शादी से जन्मे बच्चों को कुछ सीमित विधिक अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन पत्नी को नहीं। यह फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला जरूर हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में यही व्यवस्था लागू है। इसका सीधा संदेश यही है कि कर्मचारी और पेंशनर अपने पारिवारिक मामलों को लेकर बेहद सावधान रहें, क्योंकि भविष्य में पेंशन और पारिवारिक अधिकारों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए की। आज के समय में 100 रुपए का मेडिकल अलाउंस नाकाफी लगता है। निजी अस्पताल में सिर्फ एक बार डॉक्टर को दिखाने जाएं तो 100 रुपए खत्म हो जाते हैं। दवाइयों की कीमत अलग, जांच अलग। ऐसे में पेंशनर संगठनों ने मांग उठाई है कि एफएमए को 300 से 500 रुपए प्रति माह किया जाए, और ये मांग पूरी तरह जायज भी लगती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा खर्च इलाज का ही होता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पूरी जमा पूंजी दवाइयों और अस्पतालों में खर्च कर देता है। ऐसे में अगर व्यवस्था सच में पेंशनरों के लिए संवेदनशील है तो मेडिकल अलाउंस बढ़ाना अब बेहद जरूरी बन चुका है। इसके साथ ही ईसीएचएस की सुविधा को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। दूर दराज इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिक और पेंशनर आज भी इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। कहीं अस्पताल नहीं, कहीं सुविधा नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं। क्या यही सम्मान है उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की सेवा की? मांग की गई है कि पूरे देश में ईसीएचएस की सुविधा मजबूत की जाए, ताकि किसी भी पेंशनर को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। दोस्तों, अब सबसे बड़ा नीतिगत और भावनात्मक मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम है। आज भी देश भर के लाखों कर्मचारी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन मिल सकती है तो सामान्य कर्मचारियों को क्यों नहीं? आखिर दो तरह की व्यवस्था क्यों? एक तरफ आम कर्मचारी एनपीएस के बाजार आधारित जोखिम में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ अन्य पेंशन व्यवस्थाएं पूरी तरह सुरक्षित है। यही वजह है कि ओपीएस की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कर्मचारी संगठन साफ कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन हर कर्मचारी का अधिकार है, कोई एहसान नहीं। अगर शासन वास्तव में कर्मचारियों के हित में सोचता है तो उसे इस मुद्दे पर गंभीरता से फैसला लेना होगा। दोस्तों, आज पूरा देश आर्थिक संतुलन के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बड़े बड़े औद्योगिक बदलाव होते हैं, दूसरी तरफ एक पेंशनर अपनी छोटी सी ईपीएस 95 पेंशन के लिए महीनों तक बैंक और दफ्तरों के चक्कर लगाता है। एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी व्यवस्था को देता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे हर छोटी सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
यही वजह है कि आज कर्मचारियों और पेंशनरों में रोष भी है और उम्मीद भी। रोष इस मौजूदा विसंगति से है और उम्मीद इस बात की कि शायद आने वाला 8वां वेतन आयोग उनकी जिंदगी में कुछ वास्तविक बदलाव लेकर आए। अब देखना यही होगा कि इन मांगों को सिर्फ फाइलों में रखा जाता है या वास्तव में कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने के लिए कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, क्योंकि अब सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। अब धरातल पर बदलाव चाहिए। अब पेंशनरों को सम्मान चाहिए, कर्मचारियों को सुरक्षा चाहिए और सबसे बड़ी बात, अब इस देश के मेहनतकश लोगों को ये भरोसा चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य सुरक्षित है। इस मंच पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।